हेलो एवरीवन। इस सीरीज में देखेंगे हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट हाउ मेनी ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स को वो इनलिस्ट किया हुआ है। तो वो किया है 6 फंडामेंटल राइट्स को। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं अपने अपने 6 फंडामेंटल राइट्स है। दैट इज ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात की जाए ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पहला अपना फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? पहला फंडामेंटल राइट है अपना राइट टू इक्वलिटी। कौन सा? राइट टू इक्वलिटी। बात की जाए अगर दूसरे फंडामेंटल राइट्स की, तो दूसरा फंडामेंटल राइट्स कौन सा है अपना? ये है राइट टू फ्रीडम। कौन सा? राइट टू फ्रीडम है, ये अपना दूसरा फंडामेंटल राइट्स है। अगर बात की जाए अपने तीसरे फंडामेंटल राइट्स की, तीसरा फंडामेंटल राइट्स कौन सा है? तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा है? राइट अगेंस्ट कौन सा? एक्सप्लॉयटेशन। तो चौथा फंडामेंटल राइट्स कौन सा है अपना? ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या? रिलीजन। वहीं अगर बात की जाए पांचवें फंडामेंटल राइट की, तो अपना पांचवा फंडामेंटल राइट क्या कहता है? ये कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कौन सा राइट देता है? ये देता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देता है। वहीं बात की जाए छठा फंडामेंटल राइट कौन सा है अपने पास, तो छठा फंडामेंटल राइट है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर बात की जाए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कौन कौन से आर्टिकल को कवर करते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आता है? राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। कहाँ से? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक क्या होता है अपना? राइट टू इक्वलिटी कहलाता है। वही बात की अगर राइट टू फ्रीडम की, तो आर्टिकल 19, इसी के बाद आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 क्या कहलाता है अपना? ये कहलाता है राइट टू फ्रीडम। वही बात की अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अपना कहाँ आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 किस चीज की बात करते हैं? ये बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। वही बात की जाए अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कौन सा? चौथा जो राइट है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इसमें आते हैं आर्टिकल 25 से लेके, कहाँ से? आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। कहाँ से? आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बात की जाए अगर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो इसमें आता है आर्टिकल 29। कौन सा? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। कौन सा? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किस चीज की बात करते हैं? ये बात करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। वही बात की जाए अगर अपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आर्टिकल 32, इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? इसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो ये अपने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन 1978 के पहले, कब? 1978 के पहले जब अपना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया था, तो अपने पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और अपना जो राइट टू प्रॉपर्टी था, क्या? राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको क्या किया गया? इसको अपने फंडामेंटल राइट से हटा के इसको क्या? इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया इसको? इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। और ये अब किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये आता है आर्टिकल नंबर 300A के तहत। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया का, उसका प्राइम टारगेट क्या था? अच्छा, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया कब था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपना आया है 1951 से ये 1956 तक चला है। कब तक? 1951 से 1956 तक चला है। इस प्लान का प्राइम टारगेट क्या था? तो इस प्लान का प्राइम टारगेट था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या था? पहला ऑप्शन है अपना सही, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसका प्राइम टारगेट था। बात की जाए अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये किस पे बेस्ड था, किस मॉडल पे बेस्ड था? तो ये था हैराल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे? हैराल्ड डोमर मॉडल पे ये बेस्ड था। ऐसे ही अपना क्वेश्चन पूछता है कि अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था?
तो सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था अपना महालनोबिस मॉडल पे। किस पे? महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। महालनोबिस मॉडल पे अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था, और अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? ये था हेरोड डोमर मॉडल पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का प्राइम टारगेट क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? तो इनमें से इंडिया का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? तो वेम्बानाद लेक, ऑप्शन 4 अपना वेम्बानाद लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, और ये है कहाँ? ये है केरला में। कहाँ है ये है केरला में। अगर बात की जाए शिवाजी सागर लेक की, शिवाजी सागर लेक ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है ये है महाराष्ट्र में। वहीं बात की जाए अगर इंदिरा सागर लेक की, तो इंदिरा सागर लेक कहाँ पड़ता है? ये है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। और ये अपना चिलिका लेक, ये चिलिका लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में, ठीक है। ये उड़ीसा में है, और ये लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, ठीक है। अब बात की जाए ये ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है? तो ब्रैकिश वाटर वो होता है जिसमें जो वाटर होती है उसकी सैलिनिटी क्या होती है? इसकी सैलिनिटी जो होती है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के बीच में होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है। तो चिलिका लेक क्या है? ये उड़ीसा में है, और ये क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 पूछ रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन से साल में फॉर्म हुआ? तो ये हुआ है 1927 में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 1927 में फॉर्म किया गया है। अगर बात की जाए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इसके प्रेसिडेंट की, किसकी? इसके प्रेसिडेंट की, तो इसकी प्रेसिडेंट अभी कौन है? ये है पीटी उषा। कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अभी है पीटी उषा, ठीक है। तो ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1927 में। दैट इज अपना ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हिस्टिडीन इज एन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड एंड वर्क टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो बिल्कुल सही है। हिस्टिडीन जो है एक एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड है, और जो कि टिश्यूज के ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो अपनी ह्यूमन बॉडी नहीं बना पाती है, ठीक है। तो हिस्टिडीन क्या है? एक एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड है, वो जो अपनी बॉडी नहीं बना पाती है। ये हम लोग क्या करते हैं? बाहर से अपने डाइट में लेते हैं, और ये किस काम में आता है? ये आता है ग्रोथ के काम में। ये किस काम में आता है? टिश्यूज के ग्रोथ और टिश्यूज के रिपेयर के काम में आता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? हिस्टिडीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज एंड मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स। तो बिल्कुल सही है। जो हिस्टिडीन है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ग्रोथ और रिपेयर में। किस चीज के? ये जो डैमेज टिश्यूज होते हैं इनके ग्रोथ और इनके रिपेयर में। और ये क्या काम करता है? और ये ब्लड सेल्स को बनाता है। क्या करता है? ये ब्लड सेल्स को बनाता है। तो अपना ऑप्शन 2 भी सही है, ये गलत नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? वेलाइन इज अ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ये गलत है। वेलाइन क्या है? वेलाइन भी एक एसेंशियल, वेलाइन भी क्या है? ये भी एक एसेंशियल एमिनो एसिड है, और ये अपने ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक है। ये अपने ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ये हम लोग को एक्सटर्नली डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड अपना ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। तो अपने पहले पैरालंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? पैरालंपिक गेम्स की बात कर रहा है। तो पैरालंपिक गेम्स पहले कहाँ हुए थे? रोम में। दैट इज ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। रोम कहाँ है? तो रोम इटली में है। और ये पहली बार कौन से ईयर में हुए थे? तो ये हुए थे 1960 में। कब हुए थे? 1960 में। बात कर रहा है ये पैरालंपिक गेम्स की, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स की। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनकी अगर बात की है, तो ये फर्स्ट ओलंपिक गेम अपना कब हुआ था? ये हुआ था 1896 में, ठीक है। कब हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1896 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था एथेंस, जो कि ग्रीस में है। क्या? एथेंस में हुआ था। एथेंस ग्रीस में अपना पहला ओलंपिक गेम्स हुआ था। जो अपने ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें क्या होता है? उसका लोगो जो होता है उसमें कितने रिंग्स होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं। कितने रिंग्स होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं। और ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं?
तो ये जो 5 रिंग्स होते हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन रिंग्स में कौन-कौन से कलर होते हैं, कौन-कौन से कलर के रिंग होते हैं? तो ये होते हैं कौन-कौन से? ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड और येलो। ठीक है? कौन-कौन से होते हैं? ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है और येलो होता है। ये मिला के अपने क्या बनता है? ये मिला के क्या बनता है? ये ओलंपिक का लोगो बनता है 5 रिंग्स का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा एक शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? तो अपना बंधन बैंक, अपना ऑप्शन 4 बंधन बैंक जो है ये एक शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ये क्या है? ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्या है? ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बार बार एक टर्म आता है अपने यहाँ शेड्यूल्ड। ठीक है? ये पूछता है स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? क्या है ना, जो अपना आरबीआई है इसका एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है? इसमें जो भी बैंक्स इसके सेकंड शेड्यूल में, इसमें इसके सेकंड शेड्यूल में एडेड हैं, इंक्लूडेड हैं, वो क्या होते हैं? वो सारे कहलाते हैं शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इस तरह से अपना जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक, यहाँ यूको बैंक और ये इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ये मतलब ये सारे के सारे आरबीआई के एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में ये सारे के सारे बैंक्स इंक्लूडेड हैं। वहीं बंधन बैंक क्या है? ये इसमें अपने आरबीआई के शेड्यूल में नहीं एडेड है और ये क्या है? ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्या है ये? ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? When was a comprehensive dispatch on education called Woods Dispatch on Education was sent? तो कब वुड्स डिस्पैच भेजा गया था? तो वुड्स डिस्पैच भेजा गया था 1854 में। कब? 1854 में भेजा गया था। बात की जाए 1854 में अपने यहाँ जो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया का 1854 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी इस टाइम क्या था? इंडिया का गवर्नर जनरल था। ये जो वुड्स डिस्पैच है ना, ये वुड्स डिस्पैच था क्या? चार्ल्स वुड करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल था। ठीक है? उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एजुकेशन का एक प्लान सजेस्ट किया था। इस प्लान में क्या था? इस प्लान में क्या था? जो भी प्राइमरी एजुकेशन होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी। वो जो नेटिव लैंग्वेज होगा, वहाँ का लोकल लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज में होगी। वहीं हाई स्कूल में जो टीचिंग होगी, जो एजुकेशन होगा, वो वर्नाकुलर प्लस इंग्लिश में होगा। और वहीं जो कॉलेजेस में जो एजुकेशन होंगे, ये इंग्लिश में होंगे। ये केवल किस में होंगे? ये केवल इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में ये एजुकेशन होंगे। इसको क्या ना, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला गया है। क्या बोला गया है? ये जो वुड्स डिस्पैच है इसको क्या बोला गया है? इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला गया है। तो इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन पॉपुलराइज करना था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन सितंबर 2021 द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA इंक्रीज द एंट्री एज फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है? तो सितंबर 2021 में एक डिसीजन आया क्या कि जो PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने जो नेशनल पेंशन स्कीम में जो एंट्री एज है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया है। और वो बढ़ा के क्या हुआ है? पहले क्या था? पहले 65 ईयर्स था। क्या था? पहले 65 ईयर्स था और अभी क्या कर दिया गया है? अभी उसको 70 ईयर्स बढ़ा के एंट्री एज कर दी गई है। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज 65 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। मतलब पहले 65 ईयर्स था और अभी उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है? और अभी उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है? उसको बढ़ा के कर दिया गया है 70 ईयर्स। दैट इज ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी इन इंडिया। तो पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी इंडिया की कौन सी है, तो ये है इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अपना ऑप्शन 1 जो है इंडियन केमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है ये अपनी पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी है इंडिया की। दैट इज ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। कब इस्टेब्लिश हुई है ये हुई है 1969 में। वही बात की जाए अगर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, GAIL की, तो ये कब इस्टेब्लिश हुई है, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में। और हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ये इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ, कब, ये हुई थी 1994 में। कब इस्टेब्लिश हुई है, 1994 में। वही बात की जाए अगर नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, तो ये क्या, ये एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नहीं है, ये रबर केमिकल्स बनाती है। क्या है ये, रबर केमिकल्स की इंडस्ट्री है। और ये स्टेब्लिश कब हुई थी, ये हुई थी 1961 में, ठीक है, 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात की है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी ऑफ इंडिया कौन सी है, यह है इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डेवलप कब हुई थी, ये स्टैब्लिश कब हुई थी, ये हुई थी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन जनवरी 2023 यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान along with मिनिस्टर फॉर रेलवेज कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव सक्सेसफुली टेस्टेड भार ओएस अ मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, ठीक है। तो जनवरी 2023 में जो अपने यूनियन मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, धर्मेंद्र प्रधान, और उनके साथ जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेड इन इंडिया है, भार ओएस, इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग की। तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये भार ओएस, तो ये डेवलप की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा, ये आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। भार ओएस जो है इसका मतलब क्या होता है, ओएस ये है ना, ओएस मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मेनली डिजाइन किस लिए किए गए, ये डिजाइन किया गया है जो भी गवर्नमेंट ओन डिवाइसेस हैं और नेटवर्क्स हैं वो इसको यूज करेंगे। क्या, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड डिवाइसेस और जो भी नेटवर्क्स हैं वो इस भार ओएस का यूज करेंगे। और ये क्या करेगी, ये जो भार ओएस है ये डेवलप होने के बाद जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको क्या करेगी, उसको रिड्यूस करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पद्म भूषण अवॉर्डी अलार्मल Valley, who is renowned for Bharatnatyam, is also an exponent of which of the following dance form। तो जो पद्म भूषण अवॉर्डी हैं अलार्मल वैली, जिनको भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है, वो एक और डांस की एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो एक और डांस की एक्सपोनेंट है। तो ये कौन सा दूसरा डांस है जो अलार्मल, जिसमें अलार्मल वैली एक्सपोनेंट है, तो ये है ओडिसी। कौन सा, ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है, ओडिसी। Alarmal Valley is an exponent of Bharatnatyam and Odissi। Question number 13 क्या कह रहा है, in 1808 whose work provided a physical picture of how compounds are formed by the combination of two or more different types of atoms, ठीक है। तो 1808 किसने एक फिजिकल पिक्चर से ये समझाया था कि कैसे कंपाउंड्स दो अलग एटम्स को मिलाकर, दो या दो अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से कैसे कोई कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये कौन थे जिन्होंने ये फिजिकल पिक्चर प्रोवाइड किया था, फिजिकल पिक्चर से ये चीज दर्शाई थी, तो ये थे जॉन डेल्टन। कौन थे ये, जॉन डेल्टन। दैट इज अपना ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। जॉन डेल्टन ने क्या एक फिजिकल पिक्चर से ये बताया था कि कैसे दो अलग अलग एटम से एक कंपाउंड बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस फॉर एंगुलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एंकिलरी पावर का प्रोविजन बना सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन एक एंकिलरी पावर का प्रोविजन बना सकता है, तो ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक स्पेशल प्रोविजन एंकिलरी पावर का बना सकती है। और ये जो प्रोविजन है एंकिलरी पावर का, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के लिए
बना सकती है ये प्रोविजन। ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल नंबर 140 में। कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 140 में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 140 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है क्या? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अभी करंट चेयरमैन कौन है, तो ये हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये क्या है? ये अभी अपने करंट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है। और ये कौन से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है? ये है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? अरुणा साईराम, टीएम कृष्णा एंड गायत्री गिरीश आर एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो अरुणा साईराम, टीएम कृष्णा और गायत्री गिरीश किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं? ठीक है, तो ये तीनों एसोसिएटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड। दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्नेटिक म्यूजिक। बात की जाए अगर कार्नेटिक म्यूजिक की, तो कार्नेटिक म्यूजिक है क्या? कार्नेटिक म्यूजिक क्या है ना, एक क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, क्या है? एक क्लासिकल म्यूजिक है जो कहाँ ओरिजिनेट हुई है? जो साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। जो इसका ओरिजिन जो है वो साउथ इंडिया है। ठीक है, इसलिए इसके जो कार्नेटिक म्यूजिक है, इसके लिरिक्स जो होते हैं वो तेलुगु तमिल, कन्नड़ या फिर संस्कृत में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं कार्नेटिक म्यूजिक के लिरिक्स? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या फिर संस्कृत में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टुक प्लेस इन द ईयर 2021। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का कौन सा संस्करण 2021 में हुआ? ठीक है, तो ये था 40th एडिशन। कौन सा था? ये 40th एडिशन जो है ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का ऑर्गेनाइज हुआ कब? 2021 में। अगर बात की जाए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता कहाँ है, तो ये हर साल नई दिल्ली में होता है। हर साल कहाँ? नई दिल्ली में होता है। और यूजुअली ये नवंबर, कब? नवंबर मंथ में ये ट्रेड फेयर लगता है। ठीक है, बात की जाए अगर अभी लास्ट जो ट्रेड फेयर हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 2023 के नवंबर में। और ये कौन सा एडिशन था? ये था 42nd एडिशन। 2023 वाला कौन सा था? ये था 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कथक इज फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स कॉल्ड घरानास नेम्ड आफ्टर द सिटीज वेयर द कथक डांस ट्रेडिशन इवॉल्व्ड। नेम दोज 3 सिटीज। ठीक है ना, तो कथक जो है क्या 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। ये घराना क्या है? ये घराना है ना, जहां जहां जिस सिटी में जिस तरह के कथक डांस का ट्रेडिशन डेवलप हुआ है उस सिटी के नाम से वो घराना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 सिटी हैं जिन पे कथक के घरानास का नाम है? तो ये है जयपुर है, बनारस और लखनऊ। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जयपुर, बनारस और लखनऊ। कौन सा? पहला ऑप्शन, दैट इज जयपुर, बनारस और लखनऊ। ये 3 सिटीज हैं जिन पे कथक डांस फॉर्म का घराना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है in 2021 which financial institution entered into a collaboration with Google India Private Limited GIPL for piloting a social impact lending program with financial assistance up to 1 crore at subsidized interest rates। ठीक है, तो 2021 में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने गूगल के साथ कोलैबोरेशन किया? किसके लिए? जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो ये है सिडबी। दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, सिडबी। ठीक है, सिडबी। बात की जाए अगर सिडबी के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बात की जाए ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ है 2 अप्रैल 1990 को। बात की जाए अगर सिडबी के हेडक्वार्टर की, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन आता है। ये है लखनऊ में। कहाँ पे है सिडबी का हेडक्वार्टर? ये है लखनऊ में। बात किया जाए अभी सिडबी के जो करंट चेयरमैन है ये कौन है? तो सिडबी के अभी करंट चेयरमैन है मनोज मित्तल। कौन है?
मनोज मित्तल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है पैसे, इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल हाउ इज द स्टैंडिंग क्रॉप मेजर्ड। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में कोई भी अगर क्रॉप है, जो कोई भी अगर स्टैंडिंग क्रॉप है, तो उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसको मेजर करते हैं एज बायोमास। कैसे मेजर करते हैं? एज बायोमास। दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एज बायोमास। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन द अर्ली 19th century who demonstrated that there are 14 space lattices or regularly repeating arrangements of points in space that differ in symmetry and geometry। ठीक है, तो अर्ली 19th century में किसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि केवल जो है 14 स्पेस लैटिसेस हैं या स्पेस में एक रेगुलरली रिपीटिंग अरेंजमेंट्स है पॉइंट्स का, जो कि सिमेट्री और ज्योमेट्री में क्या है, डिफर हैं। ठीक है, तो ये किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था? ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था ऑगस्ट ब्रेविस ने। किसने किया था? ऑगस्ट ब्रेविस ने। दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑगस्ट ब्रेविस। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। हम देख सकते हैं ये जो लैटिस है इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, ये है अपना 4th, ये 5th है। वैसे ही अपना ये टोटल कितने हैं? अपने टोटल 14 पॉइंट्स हैं। इन्होंने कहा था कि केवल 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस हैं जो कि एक स्पेस को बिना किसी गैप के भर सकते हैं। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था कि केवल 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस है जो कि एक स्पेस को बिना गैप के भर सकता है। ये हम लोग साइड के फिगर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आनेर, पंजारा एंड वाघर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो आनेर, पंजारा और वाघर किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये हैं तापी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। कौन सी रिवर की? ऑप्शन 3 तापी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर बात की जाए तापी रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है? तो ये मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज में ओरिजिनेट होती है। कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये एमपी का जो सतपुरा रेंज है, ठीक है, वहां ओरिजिनेट होती है। और ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है? ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बात किया जाए अगर कावेरी की, तो कावेरी रिवर कहाँ से राइज करती है? तो ये राइज करती है ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल से ये राइज करती है। कहाँ से राइज करती है? ये ब्रह्मगिरी हिल से राइज करती है। वहीं बात की जाए अगर महानदी की, तो महानदी जो है ये एक सेंट्रल इंडिया का रिवर है। क्या है? ये सेंट्रल इंडिया का रिवर है और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है? ये है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में महानदी का क्या है? ओरिजिन है। वहीं अगर बात की जाए गोदावरी की, तो गोदावरी जो है ये ओरिजिनेट होती है आपके त्र्यंबकेश्वर, नासिक जो है, नासिक नासिक महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट होती है। और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर गंगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, करसोन दास मुल्जी एंड दादोबा पांडुरंग वर एसोसिएटेड विद डैश विच वर्कड अगेंस्ट एबिल्स लाइक कास्ट सिस्टम एंड एनकरेज्ड विडो रीमैरेज। ठीक है, तो करसोन दास मुल्जी और दादोबा पांडुरंग किस चीज से एसोसिएटेड हैं? जो कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट वर्क किया था और जिन्होंने इनकरेज किया था किस चीज को? विडो रीमैरेज को। ठीक है, तो ये कारसोन दास मुल्जी और दादोबा पांडुरंग किस चीज से एसोसिएटेड हैं? तो ये एसोसिएटेड हैं परमहंस मंडली से। किससे? परमहंस मंडली। दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमहंस मंडली। ठीक है, क्या हो जाएगा? परमहंस मंडली। ठीक है, तो इन लोग किस चीज से एसोसिएटेड हैं? परमहंस मंडली से। और इन लोगों ने किस लिए काम किया था? इन्होंने काम किया था जो कास्ट सिस्टम का एविल था उसको खत्म करने के लिए, और इन्होंने विडो रीमैरेज को इनकरेज किया था। क्या किया था इन लोगों ने? विडो रीमैरेज को इनकरेज किया था कारसोन दास मुल्जी और दादोबा पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज। ठीक है, तो जो मेन सोशल यूनिट या चीफ सोशल यूनिट था आर्यंस का, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था जन। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, जन। अगर बात की जाए इसके बेसिक यूनिट की, जो आर्यंस थे उनकी बेसिक यूनिट क्या थी? कि जो कुल, ठीक है, इनकी बेसिक यूनिट कुल कहलाती थी या फिर इसी को फैमिली कहते थे। ठीक है, जो फैमिली है इसको कुल कहते थे। और कुछ फैमिलीज को मिला के इनका जो यूनिट बनता था उसको क्या कहते थे? विलेज या ग्राम। क्या कहते थे?
विलेज या फिर ग्राम कहते थे, ठीक है। और ये जो ग्राम होता था, इसका जो चीफ होता था, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ग्रामणी। क्या बोलते थे? ग्रामणी। और ऐसे ही कुछ विलेजेस और कुछ ग्राम को मिला के इनका अगला यूनिट बनता था, उसको क्या कहते थे? उसको इन लोग विसु बोलते थे। क्या बोलते थे? विसु बोलते थे। और विसु को हेड करने वाला कौन था? विषयापति। कौन था? विषयापति इस विशु को हेड करता था। विशु क्या था? विशु अ ग्रुप ऑफ विलेज को क्या कहते थे इन लोग? विशु कहते थे। और जो जो चीफ होता था ना, इन सबका चीफ होता था, वो क्या ग्रुप को कहते थे? उसको जन कहते थे। जन क्या है? जन कह लीजिए, या फिर आजकल ट्राइब, ठीक है, जन। इनका बेसिक यूनिट क्या था? इनका बेसिक यूनिट था कुल। कुल ढेर सारे फैमिलीज को इंक्लूड कर दिया जाता था तो वो बन जाता था विलेज, और कई सारे विलेजेस को इंक्लूड कर दिया जाता था तो वो यूनिट कहलाता था विशु। और विशु के बाद जो आता था वो कहलाता था ट्राइब या फिर जन। क्या कहलाता था? जन या फिर ट्राइब, ठीक है। विशु का जो हेड था उसको क्या कहते थे? विषयापति। क्या कहते थे? विषयापति। और विलेज या फिर ग्राम का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामणी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी सल्तनत हु टुक द टाइटल ऑफ बहमन शाह आफ्टर हिज एसेसन टू द थ्रोन। ठीक है, तो जो बहमनी सल्तनत थी उसका फाउंडर कौन था? ठीक है, ये फाउंडर जो था इसने क्या किया था? बहमन शाह का टाइटल लिया था। किसके बाद? आफ्टर हिज एसेसन टू द थ्रोन। ठीक है, आफ्टर ये जो गद्दी थी, जो थ्रोन था, उसके एसेसन के बाद इसने बहमन शाह का टाइटल लिया था। ठीक है, तो ये जो फाउंडर था बहमनी सल्तनत का, ये कौन था? ये था अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन। दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन हसन वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी सल्तनत। ठीक है, ये जो बहमनी सल्तनत थी इसका इसने क्या किया था? इसका ये क्या था? फाउंडर था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? मैच द कॉलम्स एज पर सेंसस 2011। ठीक है, जो सेंसस 2011 आया था उसके हिसाब से अपने को मैच करना है। केरला की बात कर रहा है, हरियाणा की बात कर रहा है और गोवा की। अगर बात करें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कह रहा है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सभी को मालूम है एज पर 2011 सेंसस केरला का जो सेक्स रेशियो था वो सबसे ज्यादा था। कितना था? केरला का अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था। कितना था? 1084। ठीक है, बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम था। इनका सेक्स रेशियो कितना था? पर 1879 फीमेल्स थी। पर 1000 मेल 879 फीमेल्स थी। और केरला का पर 1000 मेल्स 1084 फीमेल्स थी। ठीक है, तो इस तरह से अपना केरला का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहीं हरियाणा, हरियाणा का लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बचा क्या? तीसरा गोवा। गोवा का क्या था? हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो जो अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज शेयर था गोवा का सबसे ज्यादा था। ये कितना था अर्बन पॉपुलेशन का शेयर? इस गोवा का था 62%, जो कि सारे स्टेट से में सबसे ज्यादा था। तो इस तरह से अपना फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी